जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनडीए 2023 का महा मैराथन, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के लास्ट 10 इयर्स के वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं जो यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में दे रहा है। यानी हर एक वो कंसेप्ट, हर एक वो टॉपिक हम इसमें इंक्लूड करेंगे जो आपके एनडीए 2023 को एग्जाम को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बेटा, इस सीरीज में बेटा हम उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को जो यूपीएससी एनडीए में पूछ रहा है, मैं कहूंगा बार बार पूछ रहा है, हमने पूरा 10 इयर्स का एनालिसिस किया हुआ है, जिसके बेसिस पर हमने एक एक पीवाईक्यूज को बहुत सिलेक्टिव और बहुत यूनिकनेस के साथ रखा हुआ है। तो बच्चों, आपका काम है, आप इस सीरीज को फॉलो करिए, इस मैराथन को फॉलो करिए और आपके 15 तक इसको लगाते हुए जाइए, सो दैट कि आपका साइंस से तो कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बेटा, तो शुरुआत करते हैं बेटा, इस सेशन का आगाज करते हैं एक नए जोश के साथ और एक नए उमंग के साथ। तो करते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं जो मैंने उठाया है एनडीए 2009 से। देखिए बेटा, आपका न्यूक्लियस चैप्टर से, यानी जो आपका रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, वहां से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एनडीए के एग्जाम में, जो कि पहला क्वेश्चन ही मैंने रखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बेटा देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो आपकी हमारी सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज की, वहां पे मैंने आपको मॉडरेटर के बारे में बताया था। मॉडरेटर आपका क्या काम करता है? मॉडरेटर आपकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका एक हैवी न्यूक्लियाई दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियाइज में ब्रेक होता है बेटा। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बेटा, ये किसमें कराई जाती है? ये कराई जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। किसमें कराई जाती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बेटा। किसमें कराई जाती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कराई जाती है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है बेटा कि आपको मॉडरेटर की जो जरूरत पड़ती है वो इस काम में पड़ती है कि जो आपका न्यूट्रॉन वहां बन रहा होता है, क्या बन रहा होता है? जो न्यूट्रॉन बन रहा होता है, वो न्यूट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से चल रहे होते हैं। क्या होता है? उनकी वेलोसिटी क्या होती है? हाई वेलोसिटी होती है। तो हाई वेलोसिटी होने की वजह से वो जो चेन रिएक्शन है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में नहीं हो रही होती है, यानी जो आपका न्यूट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करने में विफल हो रहा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो उसी चेन रिएक्शन को बहुत प्रॉपर वे में क्या करने के लिए, होने के लिए, है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या जरूरत पड़ती है? मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है। ये मॉडरेटर क्या करेगा? इस मॉडरेटर का काम है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पीड को, यानी उनकी वेलोसिटी को धीमा कर देगा और उसे पूरी तरीके से चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व कर देगा। तो मॉडरेटर क्या होता है आपके पास? मॉडरेटर जो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो मोस्टली यूज होता है D2O। और D2O मैंने आपको क्या बताया था? ये होता है आपके पास हैवी वाटर होता है। इसे क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। और इसका अगर केमिकल नेम हम देखें तो D2O लिखा हुआ है। D2O मतलब हमारे पास क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं इसे बेटा। देखिए बेटा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया है, ऑप्शन में हो सकता है कभी आपको यह बोला गया हो कि जो आपका D2O है, हैवी वाटर है, उसका केमिकल नेम क्या है। तो मान लीजिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हो सकता है? ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड दिया हो सकता है। ठीक हो गया? ठीक है, ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड दिया हो सकता है। तो बच्चे उसको कभी कभी सही कर लेते हैं। तो सही नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन, हैवी वाटर। बेटा बेटा एक और आपके पास क्या होता है ना, कैडमियम होता है। कैडमियम भी आपका क्या है? एक मॉडरेटर है। कैडमियम भी आपका क्या है? एक मॉडरेटर है। इसे भी आप याद रख लेंगे। चलते बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी मैंने एनडीए 2009 से आपका क्वेश्चन रखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है कि नॉन कंडक्टर्स whose polarization is caused by electric field are known as
ऐसे कौन से नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स का क्या मतलब है, इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स का क्या मतलब है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब जिनमें से आपकी करंट यानी विद्युत धारा बहुत बढ़िया ढंग से फ्लो नहीं करती है या करती ही नहीं है, ठीक है। उनका पोलराइजेशन जो होता है इट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, एक दिया गया है सेमीकंडक्टर, एक दिया हुआ है सुपर कंडक्टर्स, एक दिया हुआ है डाइइलेक्ट्रिक्स, एक दिया हुआ है रेजिस्टिव कंडक्टर्स। इनमें से वो कौन सा नॉन कंडक्टर है जो आपका पोलराइजेशन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो बेटा पहले समझ लेते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, जैसे अगर आपको ये दिख रही होगी, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर हम इस अनपोलराइज्ड लाइट, देखिए इसको, ये हमारे पास है अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को किससे पास करवाएं, किसी फिल्टर से पास करवाएं, किसी फिल्टर से पास करवाएं, तो इट गेट्स पोलराइज्ड। ये कैसी हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है बेटा। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। सुपर कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, देखिए सुपर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास होती है एंड दे हैव नो रेजिस्टेंस। याद रखेंगे आप, जिनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। नॉर्मली आप कंडक्टर कोई देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है, पर सुपर कंडक्टर्स आपके ऐसे कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विथ नो रेजिस्टेंस। उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक आपके पास जो होते हैं वो आपके पास डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग का क्या मतलब है, यानी ये भी इंसुलेटर ही है, लेकिन ये कैसे इंसुलेटर है, इनका पोलराइजेशन हो जाता है, इनका पोलराइजेशन हो जाता है, यानी इनमें से भी करंट आपकी नहीं बनती है लेकिन इनका पोलराइजेशन हो जाता है। और इन डाइइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन जो है ना बेटा, वो आपके पास किसकी हेल्प से हो जाता है, वो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप प्रोवाइड करें तो इनका पोलराइजेशन हो जाता है। अब देखिए यही एक ऑप्शन है जो हमारे पास इस कंडीशन से मैच कर रहा है। इसने यही तो पूछा है कि कौन सा ऐसा नॉन कंडक्टर है जिसका पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, और मेरा डाइइलेक्ट्रिक जो है वो नॉन कंडक्टर है यानी इंसुलेटर है, और इसका जो पोलराइजेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप डी की तरफ जाओ, ये मेरे पास रेजिस्टिव कंडक्टर्स है। रेजिस्टिव कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो ये तो हमारे पास होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास सही होगा, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक्स ही वो इंसुलेटर्स है, वो नॉन कंडक्टर्स है जिनमें पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है बेटा। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। ये क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विथ 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 ओम। देखिए ये भी आपका एनडीए 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि रेजिस्टेंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपका यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में देता आ रहा है। तो आपका क्या काम है कि आप इस फॉर्मूले पे बेस्ड, सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे लगा लेंगे, सो दैट आपको एनडीए के एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, और हमारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विद 12 ओम। ये कह रहा है वो रेजिस्टेंस किसी वायर का जिसको अगर 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाए, तो जो मुझे कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलेगा यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा
वो मुझे मिलेगा 4 ओम। यानी सीधी सीधी सी बात है कि दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो मेरे मान लेता हूं कि पहला वाला R1 है जो गिवन नहीं है, लेट इट बी X। क्या कर लेते हैं, लेट इट बी X। जो दूसरा हमारे पास R2 है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना गिवन है, 12 ओम गिवन है। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या गिवन है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस गिवन है वो हमारे पास 4 ओम गिवन है। अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो क्या दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर मैं इसको देखूं तो मैं जरा वैल्यूज रख लेता हूं। ये R इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। R1 की वैल्यू मैंने अभी अभी X कह दिया, प्लस R2 की वैल्यू मैंने अभी अभी क्या देखी हुई है, 12 देखी हुई है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन X इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 12। यानी मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1 अपॉन X इज इक्वल्स टू 4 और 12 का जो एलसीएम है वो 12 आ जाएगा। 4 3 12 होता है माइनस 1। तो अगर मैं X की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 12 ओवर 2। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 6 ओम। 6 ओम ही वो रेजिस्टेंस है जो अगर आप क्या करोगे 12 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे तो आपको 4 ओम का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज 9.8 न्यूटन एट प्लेस वेयर g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मास इज, ये कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका आपको वेट कितना दे रखा है, देखो वेट दे रखा है, वेट ऑफ अ बॉडी कितना दे रखा है, 9.8 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, और जो g की वैल्यू दे रखी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालना है। वेट ऑफ द बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये बिल्कुल पता होगा कि mg होता है। इट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन हो जाएगा आपके पास। अच्छा, यहां से मैं अगर m की वैल्यू निकालूंगा तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9.8 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। और g की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, m इज इक्वल्स टू 9.8 ओवर 9.8। यानी अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो जो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी वो 1 kg आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है आपके पास कि अगर आपके पास क्या कह रहा है कि आपको दे रखा है कि एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है। ठीक है, एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी है। लेट अस से करके कि जो आपके पास लाइट बॉडी है इसका मास m1 है और हैवी बॉडी जो है इसका मास m2 है। यानी कंडीशन क्या है कि m1 इज लेस देन m2 है यहां पर, क्योंकि हमने क्या कंसीडर कर दिया है, लाइट बॉडी का मास m1 कंसीडर कर दिया है और हैवी बॉडी का मास m2 कंसीडर कर दिया है। और दूसरी चीज कह रहा है कि इक्वल मोमेंटम है। देखो जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेंगे। इक्वल मोमेंटम यानी मैं कह सकता हूं P1 इज इक्वल्स टू P2 कह सकता हूं, बिल्कुल सही है। P1 इज इक्वल्स टू P2 भी दे रखा है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कि P1 इज इक्वल्स टू P2 से देखो मेरे पास क्या निकलेगा, P1 इज इक्वल्स टू P2 गिवन है। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। तो हो जाएगा m1v1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं जरा कि इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है, देखो सिंस मुझे पता है कि m1 इज लेस देन m2 है, तो देखोगे जरा कि m1 आपके पास क्या है, v1 के साथ। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा, देखो ये v2 होना चाहिए था ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए था, v1 होना चाहिए था। v2 ओवर v1 हो जाएगा। अब m1 देखो v1 के साथ इनवर्स रिलेशन में है हमारे पास। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर m1 वैल्यू छोटी है तो v1 वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास v1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन v2। v1 जो होगा ये क्या बताएगा कि v1 इज ग्रेटर देन v2। यानी जो आपके पास लाइटर वाला मास है ये ज्यादा क्या चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है।
इसकी वेलोसिटी ज्यादा है आपकी। ठीक हो गया। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन हेवियर बॉडी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बेटा देखो किस पर डिपेंड करती है। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा देखो, मास तो कांस्टेंट रहना है, सीधा सीधा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो जो लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा आ रही है, यानी लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन हेवियर बॉडी। इसका मतलब है ऑप्शन ए ही क्या होगा, मेरा सही आंसर होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और ऑप्शंस को क्यों देखें हम, जब हमने एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ रोप। ठीक है, इफ द रोप इज पुल्ड अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन of 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप। देखो बेटा सीधा सीधा देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें एक कोई बॉडी दी हुई है। लेट अस से कि हमारे पास कोई बॉडी इस तरीके की है, ये जो आपको दिख रही है जो मैंने बनाई है। ठीक है, ये आपके पास कोई बॉडी है। ठीक है, अच्छा इसको एक स्ट्रिंग से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। यहां से क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग से आपका क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। स्ट्रिंग से आपका इसे अटैच कर देते हैं यहां से। स्ट्रिंग से इसे अटैच कर देते हैं, एक स्ट्रिंग से इसे ये बन गई है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन गई है आपकी। ठीक है, ये स्ट्रिंग बन गई है। और अब देखते हैं इस पे, इस स्ट्रिंग पर देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। अब देखिए इस स्ट्रिंग पर कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, इसका मास कितना दे रखा है आपको, इसका मास दे रखा है आपको 5 kg। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। इसका जो आपको मास दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 kg दे रखा है, ये आपको 5 kg दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये 5 kg, इसका मतलब है नीचे आपका क्या लग रहा है, नीचे आपका mg लग रहा है। नीचे आपका क्या लग रहा है, सीधा सीधा मैं कहूं तो mg नीचे आपका एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसमें टेंशन जब ये नीचे को खींचेगा बेटा, देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी रस्सी को नीचे को खींच रहा है तो उस पर ऊपर टेंशन लगता है, यानी जो टेंशन लगेगा वो इस तरीके से ऊपर लगेगा, आपके पास इसमें टेंशन लग जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ रोप। 5 kg का मास अटैच कर दिया है। इफ द रोप इज पुल्ड अपवर्ड्स विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब रोप को ऊपर को खींचा जा रहा है किस एक्सीलरेशन के साथ, 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचा जा रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, यानी ये टेंशन निकालनी है। बेटा अगर देखो मैं इसे देखूं तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तो क्या बनेगी, देखो टी ऊपर ज्यादा है क्योंकि ऊपर को जा रहा है, हमारे पास एक्सीलरेशन ऊपर को है, तो यानी टी माइनस जो नेट फोर्स लग रहा होगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए लग रहा होगा। आप देख सकते हैं कि टी ऊपर को लग रहा है, मैंने टी माइनस एम जी इसलिए किया हुआ है क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो टेंशन होगा फोर्स वो ज्यादा होगा। अगर मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना तो टी इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, मैं इसे लिखूंगा एम जी प्लस एम ए लिख दूंगा अगर मैं इधर से ले आया। अच्छा, यहां से m को क्या लिया जा सकता है, यहां से m को कॉमन लिया जा सकता है और g प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल्स टू मैं से क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m की वैल्यू 5 kg दे रखी है। स्मॉल g की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 आपके पास। ठीक है, प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.30 दे रखी है। ठीक है, अब मैं देखो टेंशन अगर निकालूं तो टेंशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई, इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 10.10। अच्छा, मल्टीप्लाई करके देखो बेटा इसे तो ये आ जाएगा हमारे पास अगर देखें तो ये 50.50 न्यूटन आ रहा है, 50.50 न्यूटन आ रहा है। देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यही कह रहा है,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने दिया बेटा इसका आंसर कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके पास क्या है 5 kg की है। किसकी है? 5 kg के, अटैच कर रही है किसी रोप से एक एंड से, और आपकी रोप को क्या किया जा रहा है, ऊपर को खींचा जा रहा है, जिसका एक्सीलरेशन आपको 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप? टेंशन निकालना था, तो सबसे पहला काम क्या होता है, FBD बनाओ। क्या बनाओ? FBD, जो मैंने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अराउंड 1250 डिग्री सेल्सियस। यानी नीचे आपको 4 क्या दे रखे हैं, आपको थर्मोमीटर्स दे रखे हैं। थर्मोमीटर क्या होता है? जो आपका क्या मेजर करता है, आपका मेजर करता है टेम्परेचर को। किसको मेजर करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, 1250। अच्छा, आपको 4 क्या दे रखे हैं, थर्मोमीटर दे रखे हैं। मरकरी थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ऑप्टिकल पाइरोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। आपको 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और ये पूछा हुआ है, 4 थर्मोमीटर्स दे रखे हैं और ये पूछा है कि 1250 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने वाला थर्मोमीटर कौन सा है। तो बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, जिस स्केल से आप कुछ मेजर कर रहे हैं उस स्केल का आपको क्या पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए। अगर आपको रेंज पता है तो आप ये पता लगा पाएंगे कि जो वैल्यू दी है आप किससे मेजर करेंगे। अब देखिए, जो आपका मरकरी थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है -30 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस होती है। जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है उसका जो आपके पास रेंज होती है वो होती है 183 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होती है। जो आपके पास ऑप्टिकल पाइरोमीटर होता है, ऑप्टिकल पाइरोमीटर का जो होता है वो होता है -200 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। जो आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है, अच्छा देखिए बेटा एक चीज सुनिए, ये थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो गई है। ये जो आपके पास ऑप्टिकल पाइरोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है ऑप्टिकल पाइरोमीटर की, वो आपके पास जो होती है, एक मिनट मैं से जरा फिर से लिख देता हूं आपके लिए, अलग से लिख दिया जाए इससे जरा, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। कुछ थर्मोमीटर्स में लिख देता हूं आपके पास, कुछ थर्मोमीटर्स लिख देता हूं जिससे आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपके पास थर्मोमीटर है अलग से लिख देता हूं मैं आपके लिए। पहला है मरकरी थर्मोमीटर। क्या आपके पास? मरकरी थर्मोमीटर। ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर की क्या रेंज होती है इस पर बात करते हैं। दूसरा एक थर्मोमीटर आपका नाम होता है जिसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ठीक है, एक आपके पास ये होता है। तीसरा आपके पास एक और होता है जिसे आप बोलते हो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसकी रेंज क्या होती है इस पर बात करते हैं। एक आपके पास होता है थर्मोकपल, एक आपके पास होता है थर्मोकपल, और एक आपके पास होता है ऑप्टिकल पाइरोमीटर। एक छूट गया, ऑप्टिकल पाइरोमीटर, पाइरोमीटर। ठीक है, अब इनकी रेंज की बात करें, इनकी रेंज की बात करें, जो मरकरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज होती है, मैंने आपको बताया -30 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं सो दैट आप नेगेटिव ना समझे। ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है -183 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो प्लेटिनम आपके पास होता है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, वो होता है -200 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोकपल होता है वो होता है आपके पास -200 डिग्री सेल्सियस टू आपके पास होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिकल पाइरोमीटर होता है, ऑप्टिकल पाइरोमीटर का होता है 700 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस।
अब देखिए बेटा, इनमें से कौन सा आपके पास ऑप्शन होगा जो 1250 डिग्री सेल्सियस को क्या कर रहा होगा कि इंक्लूड कर रहा होगा, वो आपके पास ऑप्टिकल पायरोमीटर होगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल पायरोमीटर होगा। ये मैंने आपको 5 टाइप के आपके क्या बता दिए हैं, थर्मोमीटर्स बता दिए हैं, उनकी रेंज के साथ अगर आप इनको याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो भी आपके पास आपको एक टेम्परेचर पर्टिकुलर दिया होगा, आप बता पाओगे कि कौन से थर्मोमीटर से वो मेजर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, जब क्या कर रही होती है कि कोई शिप क्या कर रहा होता है, जहाज जो है पानी के ऊपर तैर रहा होता है, तो क्या होता है, इट डिस्प्लेसेस नो वाटर, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप, यानी जितना वाटर उस मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना डिस्प्लेस हुआ है वाटर, उसका मास किसके बराबर होगा, शिप के मास के बराबर होगा। ठीक है, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज लेसर देन द मास ऑफ द शिप, जितना डिस्प्लेस हुआ है वाटर उसका जो मास होगा वो शिप के मास से कम होगा। या आपके पास द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द शिप, यानी जो आपका मास डिस्प्लेस हुआ है वाटर का, उसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ द शिप से। देखो बेटा, ये सीधा सीधा आपका किसका क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जब किसी भी लिक्विड में क्या करती है, इमर्ज करती है, ठीक हो गया, चाहे वो पार्शियली हो चाहे कंप्लीटली हो, तो क्या होता है कि उस पर एक फोर्स ऊपर को लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स ऊपर को लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू उतनी ही होती है, उस फोर्स जो ऊपर को लग रहा होता है उसका उतना ही वैल्यू होती है जितना, जितना वेट किसका है, आपका, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो हमेशा याद रखेंगे कि आर्किमिडीज ने कहा था कि जितना आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वाटर डिस्प्लेस्ड जो है, उसका जो आपका मास या आपका वेट होगा वो किसके बराबर होगा, उस पोर्शन के बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट के बराबर होगा जो इमर्ज हुआ है किसमें, वाटर में। तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है कि द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप। ठीक है, तो यही आपके पास क्या होगा, सही ऑप्शन होगा हमारे पास, कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका जो मास होगा उसके मास के बराबर होगा जिसने उस वाटर को डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड इज द रेशियो ऑफ। बेटा देखिए, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी आपकी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो उसके फ्लो में अपोजिशन प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, जैसे आप कंपेयर करेंगे दो चीजों को, आप देखेंगे कि आपका जो वाटर है वो बहुत इजीली फ्लो करता है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में आपके पास हनी है, शहद है, तो बहुत इजीली फ्लो नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम है। ठीक है, लेयर्स के बीच में लिक्विड के जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, लेकिन हनी में वो बहुत ज्यादा है। तभी क्या आपके पास है, वो आपके पास क्या कर रहा है, बहुत धीमे धीमे फ्लो कर रहा है। अब बात रही आपकी क्या है कि काइनेटिक विस्कोसिटी, तो जो फ्लो में रुकावट है बिना रेजिस्टेंस के, वो काइनेटिक विस्कोसिटी है। और काइनेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, ये रेशियो होता है आपके पास, किसका रेशियो होता है, ये होता है ईटा ओवर रो। ईटा क्या है, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐसा, पहला ऑप्शन दे रहा है कि रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। ठीक है, यही ऑप्शन हमारे पास है बेटा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, यही हमें क्या दे रहा है कि दिस इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, और यही मैंने आपको यहां पर एक फॉर्मूला लिख के दिया है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, एनडीए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन ए मास m इज हंग ऑन अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 6 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या कह रहा है कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये मान लेते हैं करके कि यहां से है, ठीक है, उसमें एक मास क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है,
जिसका मास क्या है, m है। ठीक हो गया, ये बात कही है। इफ द लोडेड स्प्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड अ लिटिल एंड रिलीज्ड, अच्छा इस m को लगाने से क्या हो रहा है, कुछ स्ट्रेस भी तो हो रहा है। जो ये लगाया, m लगाने से आपके पास कितना हो रहा है, ये आपके पास स्ट्रेच हो रहा है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ द लोडेड स्प्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड अ लिटिल एंड रिलीज्ड, अब क्या किया जा रहा है, उस लोड को नीचे खींचा जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। अब क्या होगा, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में क्या करेगा, अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और ये टू एंड फ्रो मोशन क्या है आपके पास, यही टू एंड फ्रो जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, SHM हो जाएगा उसको खींचने पे और छोड़ने पे, तो ये कैसा हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। और अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड की बात करें तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L ओवर G होता है। क्या होता है, L ओवर G होता है। ये पूरा अंडर रूट के अंदर आता है आपके पास। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, L कितना दिया है, स्ट्रेचिंग कितनी हो रही है 6 सेंटीमीटर की, यानी कितनी हो रही है 0.06 हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो T की वैल्यू आ जाएगी, T इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 0.06 ओवर G की वैल्यू होती है 9.8। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आता है 0.49 सेकेंड, आपके पास 0.49 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 11 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ कॉटन सीड ऑयल ऑफ डेंसिटी, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ऑफ डेंसिटी 926 kg पर मीटर क्यूब। ये बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ कॉटन सीड, कॉटन के जो सीड होते हैं उनका जो ऑयल है वो कितना दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, यानी हमें कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर दे रखा है। अच्छा, और क्या दे रखा है, डेंसिटी कितनी दे रखी है उस ऑयल की, डेंसिटी रो कितना दे रखा है, डेंसिटी रो दे रखा है 926 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, मुझे डेंसिटी केजी मीटर पर क्यूब में दे रखी है और मुझे इस सीड का क्या निकालना है, मास निकालना है। हमें पता है बेटा कि मास इज इक्वल्स टू जो होता है वो रो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है। सबसे पहले दोनों की यूनिट बराबर कर लो, 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, मुझे तो मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बेटा देखो 1 सेंटीमीटर आपके पास जो होगा वो आपके पास 10⁻⁻2 हो गया, -2 मीटर के, क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर जो हो गया वो आपके पास 10⁻⁻2 मीटर के हो गया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं उसको 3 टाइम्स करूंगा, सेंटीमीटर क्यूब है क्योंकि, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू को रखूं तो रो कितना दे रखा है, 926 दे रहा है, अपॉन आपके पास कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये आ रहा है 0.926 kg आपके पास, यानी आपके पास जो है ऑप्शन जो है सी क्या होगा, आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को चलते हैं कि पिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स। एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पिच है किसका कैरेक्टरिस्टिक है, नीचे में से किस पर डिपेंड करता है। बेटा देखो पिच क्या होता है ना, पिच आपका, पिच बताता है, देखो पिच आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी साउंड का विच टेल्स यू अबाउट कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो प्ले हो रहा है। या मैं कहूंगा कि पिच आपको ये बता, जैसे आप बिना देखे हुए ये बता लेते हैं ना कि आपको कोई फोन पे किसी से बात हो रही है और किसी अननोन पर्सन से आपकी बात हो रही है, तो वहां से फीमेल बोल रहा है या मेल बोल रहा है, आप उसकी आवाज से बता देते हैं।
तो ये डिफरेंशिएट आप कैसे कर रहे हैं? ये डिफरेंशिएट आप पिच के बेसिस पे कर रहे हैं, जो पिच है वो बता रही है। या मान लो कहीं पर क्या बज रहा है, आप एक रूम में बैठे हुए हैं और किसी दूसरे रूम में क्या बज रहा है, वायलिन भी बज रहा है और गिटार भी बज रहा है। तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो दोनों की, दोनों के साउंड से जो म्यूजिक आपको सुनाई देता है आप बता पाते हो कि एक जो है वो वायलिन बज रहा है और एक आपके पास क्या बज रहा है, गिटार बज रहा है। तो वो किसकी वजह से है बेटा, वो आपके पिच की वजह से है। किसकी वजह से है, पिच की वजह से है। ठीक है, और पिच जो है ना वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, तो आपके पास सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन आपका बी होगा आपके पास। ठीक है, कि पिच किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स रेज एंड दैट ऑफ गामा रेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो आपके पास ये जो एक्सरे है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और जो आपके पास गामा रेज है वो भी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं वो जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। यानी चाहे एक्सरे हो चाहे गामा रे हो, दोनों की स्पीड या वेलोसिटी कहूं सेम होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है अगर मैं वेलोसिटी ऑफ एक्स रे निकालूं ओवर वेलोसिटी ऑफ गामा रे निकालूंगा तो वो मेरे पास c अपॉन सी आएगा, जो कि मेरे पास इक्वल टू 1 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, ये हमारे पास कुछ रेस का क्या दे रखा है, पेयर दे रखा है, जोड़ा दे रखा है। जैसे पहले बीटा रेज एंड गामा रेज है, सेकंड कैथोड रेज एंड एक्स रेज है, फिर अल्फा रेज एंड बीटा रेज है, एक्स रेज एंड गामा रेज है, और एनडीए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसका जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इसका मतलब है हमें वो पेयर बताना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है बेटा, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं आपको स्पेक्ट्रम की सीरीज बताऊं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप याद कर लीजिए बेटा, जो आपके पास होता है 7, उसमें आपके पास वेव्स होती है। पहली आपके पास क्या है, एक्सरे है। ठीक है, दूसरी मैं कहूंगा तो वो आपके पास गामा रे है। फिर अगर तीसरी की बात करूंगा तो आपके पास क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज है। फोर्थ अगर मैं आपके पास करूं तो आपके पास क्या है, विजिबल रेज है। ठीक है, विजिबल रेज है। फिफ्थ अगर मैं आपके पास बात करूं तो इंफ्रारेड वेव्स है। अगर मैं सिक्स की आपके पास बात करूं तो रेडियो वेव्स है। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं आपके पास बात करूं तो आपके पास है माइक्रोवेव्स। क्या है, माइक्रोवेव्स है। बेटा ये 7 जो आपके पास आपको वेव्स दिख रही है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसको आप याद कर लेंगे तो आप सही पेयर पहचान पाएंगे। देख लेते हैं, देखिए क्या बीटा रेज इसमें है, नहीं है। गामा रेज है तो ये पेयर सही नहीं है। क्या इसमें कैथोड रेज है, नहीं है। एक्स रेज है तो ये आपके पास गलत है। अल्फा रेज है, अल्फा रेज भी नहीं है। बीटा रेज भी नहीं है। लेकिन एक्सरे और गामा रे दोनों ही इसमें है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो मुझे ये बता रहा है कि ये दोनों क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं बेटा, जो आपका न्यूमेरिकल है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बार भी जरूर आने वाला है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को लगा लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए क्या बोल रहा है कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है और बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट शोन अबव। यानी एक सर्किट आपको दिया हुआ है और जो करंट आपको दिखाई दे रही है बताना है कि कितनी है। बेटा सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारे पास ओम्स लॉ यूज कर लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, आई आर होता है। आई से आप करंट निकाल लोगे, यहां से क्या आ जाएगा, V अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास V तो गिवन है कि 10 वोल्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास 2 गिवन है। दोनों किस में कनेक्टेड है आपके पास, ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। यानी जो इनका इक्विवेलेंट निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, यानी 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RN, यानी 1 अपॉन 1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा,
1/2 हो जाएगा। इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहां से r निकालेंगे तो r क्या आ जाएगा, 2/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, 2/3 ओम आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो V आपके पास कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, और R आपके पास 2/3 ओम हो गया। तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू कितनी है 10, और वो आपके पास कितना है R की वैल्यू 2/3। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 5 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 15 एम्पियर। यानी जो सर्किट में करंट बह रही है वो 15 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM के लिए कौन सी एक नेसेसरी कंडीशन है। एनडीए 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कांस्टेंट पीरियड होता है, बिल्कुल SHM का नहीं। क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल। डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क, अच्छा टॉर्क की तो कोई बात ही नहीं आती है प्रोपोर्शनैलिटी की, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, वो जरूर एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह की कंडीशन होती है। पहले तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है। ये दो कंडीशंस आप याद रख लीजिए SHM के लिए। ये दो कंडीशन कि जो आपका फोर्स अप्लाइड होता है वो भी किसके, x यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है SHM में वो भी आपके किसके, x यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा SHM में। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। अच्छा एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है बार मैग्नेट में, क्या दे इंटरसेक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। क्या वो जो बार मैग्नेट है उसके अंदर से जो पास हो रही है लाइंस, क्या वहां इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट एट न्यूट्रल पॉइंट्स ओनली, जो न्यूट्रल पॉइंट्स आपके बार मैग्नेट में क्या वहीं पर सिर्फ इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट ओनली एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी जो आपके पास क्या है इस तरीके का आपके पास क्या है नॉर्थ और साउथ पोल है, ये यहां पर या यहां पर इंटरसेक्ट करती है, या कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। बेटा बार बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपने क्लास किसमें पढ़ा होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। ठीक है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि देखिए बेटा जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, इस पे अगर किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट जो है ना ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। किसको बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। अगर दो पॉइंट, एक ही पॉइंट पर दो लाइंस क्या हो गई इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कॉमन डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में भी होता है कि वहां पर भी हमारी क्या नहीं करती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है बेटा। क्योंकि अगर करेंगी तो क्या हो जाएगा कि एक ही पॉइंट हो जाएगा दोनों लाइन के लिए। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट चार नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सही है, उसको आप क्या करिए टिक लगाइए। ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नहीं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रिजाइड ही नहीं करते हैं एटम में। इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर सर्टेन यानी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। बेटा प्रोटॉन तो रिजाइड करता है, रहता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। ओनली न्यूट्रॉन्स रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बिल्कुल देखो ऐसा है कि न्यूट्रॉन तो रिजाइड कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन रिजाइड कर रहा है ऐसा नहीं है। आपके पास बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपके पास क्या होता है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपके पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो प्रोटॉन्स और आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है दे रिजाइड इन न्यूक्लियस, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंडली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, साउंड वेव्स विथ हायर वेलोसिटी इफ, साउंड वेव्स क्या होती हैं, हाई वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं जब प्रेशर ऑफ द मीडियम इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज डिक्रीज्ड, ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड। बेटा देखिए इसके लिए कुछ रिलेशंस होते हैं बेटा। जैसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, पहले मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, किसकी बात करूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए जो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, साउंड के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि गामा पी ओवर रो, गामा पी ओवर रो। इसे और मॉडिफाई किया जा सकता है और इसे लिखा जा सकता है कि आपके पास गामा आर टी ओवर एम इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू जो आती है ये कांस्टेंट आती है बेटा। जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं ना, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे मीडियम का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी। तो ये जो P अपॉन रो का रेशियो है ये कांस्टेंट रहता है। मैंने क्या कहा कि आप अगर मीडियम का जिससे साउंड ट्रेवल कर रही है उसके प्रेशर को बढ़ा दें तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से मतलब क्या हो जाएगा, जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो पास आ जाएंगे, यानी डेंसिटी में भी कमी आ जाएगी। तो आपके पास प्रेशर को बढ़ाने से डेंसिटी इस तरीके से वेरी होती है कि इनका जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। इस वजह से आपका जो प्रेशर है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है किस पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। तो पहला जो आपका है कि प्रेशर ऑफ मीडियम इज डिक्रीज्ड तब हाई वेलोसिटी होगी, बिल्कुल नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी देखो आप नीचे, गामा आर टी ओवर एम है, यानी दिस इंप्लाइज दैट कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। यानी ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज इंक्रीज्ड? अच्छा, जब टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, बिल्कुल सही, यानी बी ऑप्शन तो सही दिख रहा है मुझे। ठीक है, सी की तरफ को जाते हैं, ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट देखिए क्या होता है, तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। क्या है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अच्छा देखिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अच्छा देखिए, जो V होता है ना वो इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो। अब देखो ये V जो है ना इसके क्या है, रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया, रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, व्हेन आपके पास देखोगे कि जब आपकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इंक्रीजेस, व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, एयर की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि V का बढ़ना, डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब है V का बढ़ना। बेटा ह्यूमिडिटी के लिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस समय क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो यानी ह्यूमिडिटी भी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है क्या, उसके बाद अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपका जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। और यहां पर देखो आपका जो V है वो डेंसिटी के साथ कैसा इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है,
यानी कि ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही। अगर ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और डेंसिटी डिक्रीज करने से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ऑप्शन डी दे रखा है कि बोथ बी एंड सी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बी और सी दोनों ही क्या है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। प्रेशर के बढ़ाने घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन होगा वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। अच्छा, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते होंगे। इस प्लेन मिरर पे क्या कर रही है, एक रे ऑफ लाइट कह रहे हैं इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली। नॉर्मली मतलब इस तरीके से, नॉर्मली मतलब इस तरीके से कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में करेक्ट आपका एंगल क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आपका एंगल क्या होगा, किसके बीच में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में करेक्ट एंगल क्या होगा। बेटा बताएंगे आप लोग कि करेक्ट एंगल क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए बेटा, आपके पास क्या है, ये रे आ रही है और ये आपकी ऊपर जा रही है। ठीक है, ये रे आ रही है और ये आपकी ऊपर जा रही है, यानी इस तरीके की कहानी है आपके पास कि एक रे आपके पास ये आई, ये आपके पास इंसिडेंट है, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट है, और एक क्या आ गई, वापस चलेगी, ये क्या आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड है। अब अगर मान लेते कि यहां पर एक पॉइंट मान लेते तो बेटा अगर देखोगे आप तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री के एंगल कब बनता है, जब आपकी दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो। यहां पर एक तरफ नहीं है, तब यहां पर 0 डिग्री बन रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहां पर नहीं बन रहा है क्योंकि एक नीचे आ रही है, दूसरी ऊपर जा रही है। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक हो गया, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 180 डिग्री का यहां पर एंगल बनेगा बेटा। तो अब देखिए बेटा, हमने क्या कर दिया इसमें, इस सीरीज में जो अभी हमने पढ़ी है ये, इसमें हमने आपके 20 क्वेश्चंस लगाए बेटा, और ये सारे पीवाईक्यूज है बेटा, और सेलेक्टिव पीवाईक्यूज है बेटा। ऐसा नहीं है करके कि हम क्या कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको लगवा रहे हैं। 15 तक हम आपको वो पीवाईक्यूज लगाएंगे, वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है, यानी यूपीएससी जिन कंसेप्ट्स को बार बार पूछ रहा है। और पिछले 10 साल का एनालिसिस हमने ये किया हुआ है कि किन क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है, किस कंसेप्ट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, या किस टाइप के क्वेश्चन को आपके बार बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे बेटा एक मैं आपको एग्जांपल के लिए दूं, जैसा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स का, वो क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने क्या करा हुआ है, आपके सिलेबस से ये देखा है कि किस टॉपिक से आपका यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में क्या कर रहा है, बार बार क्वेश्चंस को या कंसेप्ट्स को रिपीट कर रहा है। तो वही पीवाईक्यूज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से क्या करिए, आप हमारी सीरीज को देखिए, उसे फॉलो करिए और साथ में चैनल को भी सपोर्ट करिए, तभी हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और बच्चों तब तक के लिए, जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।